दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आई जिनके कारण हम लोग आपस में बातचीत करने में उतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हो पाए जितनी की फ्रीक्वेंसी की आप हमसे अपेक्षा करते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि उतना फ्रीक्वेंटली आपके साथ बातचीत हो। पिछली बार हम लोगों ने आंद्रे बेतेई के समाजशास्त्रीय योगदान पर चर्चा की थी, और यह कहा था कि अगले जो एपिसोड है उस अगले एपिसोड में आंद्रे बेतेई के योगदान के बारे में आगे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए कि आज हम आंद्रे बेतेई के योगदान पर बात नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, विभिन्न समाजों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं सामने उभर कर आती हैं जिन पर समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को बात करने की जरूरत होती है, क्योंकि यही क्रिटिकल और पब्लिक सोशियोलॉजी का उद्देश्य है कि अगर कुछ ऐसी परिघटनाएं हैं जिसने कि विश्व के स्तर पर और समाज के स्तर पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, तो हम उसे समाजशास्त्रीय नजरिए से या समाज वैज्ञानिक नजरिए से देखने का प्रयास करें। भारत में हाल ही में हुआ विद्यार्थी आंदोलन एक ऐसी ही परिघटना है जिस परिघटना का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आज के संदर्भ में हम सामाजिक आंदोलन को किस रूप में देखें। पहले भी हम लोगों ने बात की थी। टी के ओमन, एम एस ए राव, डी एन धनाग्रे इत्यादि समाजशास्त्रियों ने सामाजिक आंदोलन के अवधारणात्मक पक्षों की तरफ हमारा अपना ध्यान आकृष्ट किया था, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, एक संगठित सामूहिक प्रस्तुति और उनकी अपनी सक्रियता, विचारधारा, आंदोलन के उद्देश्य, आंदोलन के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति इत्यादि के पक्षों के साथ हम सामाजिक आंदोलन की अवधारणा की चर्चा कर रहे थे। बाद में कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक हमारे सामने आए जिन्होंने सोशल मूवमेंट को ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट के रूप में देखा, और उसके विषय में भी चर्चा की। उसमें हम घनश्याम शाह इत्यादि सामाजिक विचारकों की बात कर सकते हैं, राजेंद्र सिंह की बात कर सकते हैं, जिन्होंने कि सोशल मूवमेंट के ओल्ड और न्यू के फॉर्म को बताने का प्रयास किया था। और उसमें ये था कि जो न्यू सोशल मूवमेंट है वो क्लास डायमेंशन से, वर्गीय ढांचे से बाहर चले जाते हैं, जबकि जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थे उनका कहीं ना कहीं वर्गीय संरचना के साथ में संबंध था। एक मोटा मोटा ये अंतर है, बाकी अंतर आप सब लोगों को पता है। अब इस संदर्भ के साथ हम वर्तमान के विद्यार्थी आंदोलन की बात करें। इस आंदोलन के पहले एक गैर राजनीतिक राजनीतिक संगठन कॉकरोच जनता पार्टी हमारे सामने आती है, और कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो नाम है, ये नाम न्यायपालिका में दिए गए एक वक्तव्य जो कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधान न्यायाधीश के द्वारा दिया गया था। हालांकि प्रधान न्यायाधीश ने बाद में बहुत चीजें स्पष्ट की कि उनका उद्देश्य समूचे विद्यार्थियों को या बेरोजगार लोगों के बारे में कॉकरोच शब्द के इस्तेमाल का नहीं था। वे किसी एक विशेष संदर्भ में इस बात को कहना चाह रहे थे। लेकिन कॉकरोच शब्द को जब सामने लाया गया तो उसकी एक बहुत व्यापक प्रतिक्रिया हुई, और उस व्यापक प्रतिक्रिया में कॉकरोच जनता पार्टी हमारे सामने उभर करके आती है। तो एक
संगठन हमारे सामने आता है और वह संगठन शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए अनेक मुद्दों पर, विशेष रूप से नीट की परीक्षा के पेपर के आउट होने को अपना एक उद्देश्य बनाते हैं। ये उनका तात्कालिक उद्देश्य था और इस तात्कालिक उद्देश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और भारत सरकार के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री उस समय के थे धर्मेंद्र प्रधान, वे धर्मेंद्र प्रधान अपनी एक अकाउंटेबिलिटी को, अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा दें। लेकिन उस इस्तीफे के संदर्भ में केंद्रीय सरकार का अपना मत बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि वे अनेक बार कह चुके थे कि वर्तमान केंद्रीय सरकार के अंदर सामान्यतः इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। तो एक तरफ एक रिजिडिटी थी और दूसरी तरफ उसी रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर एक मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्रों का लीकेज और उस लीकेज के बाद में होने वाले अनेक ऐसे प्रयास जिसमें कि उस लीकेज के लिए रेस्पॉन्सिबल लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन पकड़े जाने के बाद किसी प्रकार का कोई प्रॉम्प्ट एक्शन ना हो, इसको लेकर के विद्यार्थियों के अंदर असंतोष था। नीट की परीक्षा के साथ साथ सीबीएसई में 12th की परीक्षा के संदर्भ में भी अनेक प्रकार की विसंगतियां मार्क्स को लेकर के आई और रिवैल्यूएशन की एक बहुत लंबी प्रक्रिया अनेक विद्यार्थियों के द्वारा शुरू की गई। और जब इस तरह के सवाल आए जो कि एजुकेशन के एग्जामिनेशन सिस्टम की पैथोलॉजीज को दर्शाते थे, तब फिर ऐसे अनेक मुद्दे पिछले वाले भी उठे जिसमें कि पेपर आउट हुए थे, फिर वो चाहे नेट की परीक्षा थी या फिर व्यापम का घोटाला था या अन्य जो विभिन्न प्रांतों के अंदर प्रश्न पत्रों को लेकर के विसंगतियां आई थी, अपॉइंटमेंट को लेकर के विसंगतियां आई थी, फेक डिग्रीज के सवाल उठे थे। इन सब ने शिक्षा प्रणाली की जो पैथोलॉजीज थी, उन पैथोलॉजीज को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो एक उद्देश्य हुआ इस आंदोलन के अंदर, जो शुरू तो होता है नीट की परीक्षा के साथ, लेकिन यह रूपांतरित हो जाता है समूची शिक्षा प्रणाली के अंदर होने वाले बदलाव को लेकर के। वह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि एनईपी का सवाल था। जब एनईपी 2020, तब ऐसा कुछ महसूस किया गया कि इस एनईपी को लागू करने के पहले जिस प्रकार की एक चर्चा व्यापक रूप में होनी चाहिए थी, वह व्यापक रूप में चर्चा नहीं हुई। जो डॉक्यूमेंट आया उस डॉक्यूमेंट के अंदर अनेक ऐसे प्रमुख विद्यार्थी संगठनों के, शिक्षक संगठनों के नाम नहीं थे जिनसे की चर्चा की जानी चाहिए थी। तो एनईपी 2020 पर एक व्यापक चर्चा नहीं हुई और उसके साथ साथ यह भी देखा गया कि संसद के अंदर बिना किसी प्रकार की चर्चा के एनईपी 2020 के मसौदे को पारित कर दिया गया। तो एक जिसको कहते हैं हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, उस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का हमें एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में या इसकी स्वीकृति के अंदर जिस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होना चाहिए था, वह ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हमको देखने को नहीं मिलता और इसलिए एनईपी 2020 का अनेक राज्यों ने अपनी असहमति दिखलाई, उसके साथ में अपना विरोध भी व्यक्त किया, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में लागू करने की धीरे धीरे कोशिश की जाती रही। शिक्षा प्रणाली के दोस्तों अनेक ऐसे पक्ष हैं जिन पक्षों पर समाजशास्त्रीय नजरिए से हमको बात करने की जरूरत होती है। हमारी जो शिक्षा की नीति है, उस शिक्षा की नीति में हम ये भी देखें कि बजटरी प्रोविजंस कितने हैं। तो
एक आंकड़ा हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में आया, जिसके अनुसार सन 2013-2014 जो यूपीए गवर्नमेंट का आखिरी साल था, उसमें शिक्षा का जो बजट था वह 4.6% था। लेकिन 2025 और 2026 में यह शिक्षा का बजट 2.5% रह गया। ये हम सबको पता है कि 7वें शेड्यूल के अंदर शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। तो वह समवर्ती सूची के अंतर्गत यह राज्य की और केंद्र की दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है कि शिक्षा के बजटरी प्रोविजंस को किस तरह से संचालित किया जाए और शैक्षणिक विकास के लिए हम किस प्रकार की नीतियों को, किस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करें। एक और भी महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारे सामने हाल ही में उभर करके आया है, जो हमारे सामने चिंता उत्पन्न करता है कि ग्रेजुएशन के अंदर विद्यार्थियों के नामांकन की संख्या में कमी आ रही है। इन इनकंसिस्टेंसीज को, इन पैथोलॉजीज को एड्रेस किए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकारों ने इसके ऊपर अपना किसी प्रकार का एक सीरियस दृष्टिकोण लेने की कोशिश की। एक और सवाल हमारे सामने आया कि शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और जिस तरह से पुस्तकों की संरचना में, पुस्तक के कंटेंट में दबाव के चलते अनेक प्रकार के जो परिवर्तन किए गए, जो सिलेक्टिव चेंजेस थे, उन सिलेक्टिव चेंजेस के कारण शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जमात के अंदर यह भी विचार उभर करके आया कि क्या हम एक विशेष प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को देना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत सेक्टेरियन एटीट्यूड उभर करके आए, और जो मिडाइवल इंडिया का हमारा अपना पक्ष है, वह मिडाइवल इंडिया का पक्ष ठीक तरह से उभर करके ना आ सके, और अनेक प्रकार के जो जिसको कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होती है विचारों के अंदर, वह विचारों का उत्पादन करके एक विशेष प्रकार की दृष्टि को इन पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचाने की कोशिश की गई। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी सवाल था, क्योंकि वो एनईपी 2020 का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इस इंडियन नॉलेज सिस्टम को क्या हम केवल हिंदू नॉलेज सिस्टम के रूप में स्थापित करने की कोशिश करें, या फिर हम उसको एक ऐसी परंपरागत भारतीय ज्ञान व्यवस्था के रूप में देखें, जिसमें परंपरा का मतलब होता है निरंतर चलते रहना, आगे आगे जाना, और उसमें श्रेष्ठता के भाव का समावेश होना। परंपरा के ये जो नए अर्थ हैं, ये अनेक सामाजिक दार्शनिकों ने हमारे सामने अतीत के साहित्य पर या प्राचीन भारतीय साहित्य के आधार पर प्रस्तुत किए हैं, जिसमें राधा वल्लभ त्रिपाठी और बलराम जैसे साथी हमारे हैं, जिन्होंने की परंपरा की चर्चा काफी व्यापक संदर्भ में की है। तो परंपरा के अंदर अगर लगातार श्रेष्ठता का भाव आता है, तो फिर वर्तमान भी उस परंपरा के संदर्भ में शामिल हो जाता है। और इसलिए मध्ययुगीन भारत या पहले के प्राचीन भारत के अंदर जैनिज्म, बुद्धिज्म के टेक्स्ट, क्रिश्चियंस के टेक्स्ट, जो कि हमारे सामने कॉलोनियल इंडिया के अंदर आते हैं, जो सिखिज्म के टेक्स्ट, इन सब के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी। पर भारतीय ज्ञान व्यवस्था के अंदर एक बहुत सिलेक्टिव किस्म की चर्चा की जाने लगी, जिसको लेकर के ऐसा लगा कि शिक्षा को एक विशेष प्रकार के संदर्भ के साथ खोजा जा रहा है। जहां तक नीट की परीक्षा का सवाल था, आपको पता है कि नीट की परीक्षा का पहले भी कई बार विरोध हुआ था, और दक्षिण भारत के जो विभिन्न प्रांत थे, जैसे तमिलनाडु इत्यादि, इन्होंने नीट की परीक्षा का विरोध किया था और ये कहा था कि इस प्रकार के जो एडमिशंस हैं, ये एडमिशंस राज्यों के अधिकार में आने चाहिए। अगर केंद्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नीट की तरह का एनटीए के माध्यम से प्रवेश करवाती है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए
किसी ना किसी प्रकार का एक संकट उत्पन्न होगा। तो कंटेंट स्ट्रक्चर को लेकर के, एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसमें एक साल में सर्टिफिकेट, 2 साल के अंदर डिप्लोमा, 3 साल के अंदर डिग्री, 4 साल के अंदर रिसर्च की प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट एंट्री, ऐसे अनेक पक्ष थे कि जिनको लेकर के लगा कि शिक्षा के संरचनात्मक बदलाव में जो परिवर्तन का संकेत दिया जा रहा है, जो संरचना में परिवर्तन का संकेत दिया जा रहा है, वह शायद पूरी तरह से विचार विमर्श के द्वारा नहीं किया गया। तो शिक्षा प्रणाली का एक दोष हमारे सामने उभर करके आ रहा था। रोजगार की उपलब्धता नहीं थी, तो रोजगार की उपलब्धता के उपलब्धता के कारण अनेक प्रकार के जो परिणाम थे वो हमारे सामने आ रहे थे। शिक्षा प्रणाली ने विद्यार्थियों के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी जन्म दिया, और नीट की जो पेपर लीक हुआ, नीट के पेपर के लीक होने के बाद में 20 बच्चों ने आत्महत्या की। उसके पहले भी अनेक आत्महत्याएं परीक्षा प्रणाली की विसंगतियों को लेकर और इससे चलते हुए जो दबाव है, उन दबाव के कारण हुई। तो सवाल ये उठता है कि शिक्षा प्रणाली के ऊपर भारतीय समाज में जिस तरह की एक व्यापक बहस इसकी सुधार को लेकर के या इसके आमूलचूल परिवर्तन को लेकर के होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जो कुछ क्लासरूम ट्रांजैक्शन हो रहा था, वह गुणवत्ता मूलक नहीं था, क्योंकि शिक्षकों को ऐसे अनेक कार्यों में लगा दिया गया जो कार्य शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत नहीं आते हैं, और परिणाम ये हुआ कि हर स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता की कमी आती चली गई। वह अनेक प्रकार के जो एक क्वालिटेटिव पक्ष होते हैं उनके दायरे से बाहर चली गई। जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है, उन इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत के शैक्षणिक संस्थानों का जो रैंक है वो बहुत नीचे चलता चला गया। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन पर की विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता थी। इसके साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों के अंदर एकेडमिक फ्रीडम के जो सवाल थे, वो एकेडमिक फ्रीडम के सवाल भी काफी कुछ उभर करके आ रहे थे। और ये माना जा रहा था कि अगर शैक्षणिक स्वायत्तता नहीं है, अगर अकादमिक स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर शिक्षा प्रणाली हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हो सकती। एक ये पक्ष था जिस पर की व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। और इसके धीरे धीरे जो परिणाम निकल करके आए, उसने विद्यार्थियों के बीच में असंतोष की स्थितियों को उत्पन्न किया। अनेक परिवारों के अंदर असंतोष की स्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने संभवतः उस असंतोष को समझने की कोशिश नहीं की। फी स्ट्रक्चर के सवाल भी थे जिनको लेकर के काफी कुछ बातें उभर करके आ रही थी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विजावी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये सवाल भी उभर करके आ रहे थे। और नियो लिबरल इकोनॉमी के बाद में 1991 के बाद में जिस तरह से शिक्षा प्रणाली के ऊपर और हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के ऊपर मार्केट फोर्सेस ने अपनी एक कमोबेश मोनोपोलिस्टिक स्थितियां उत्पन्न की थी, उसके कारण शैक्षणिक असमानता काफी कुछ व्यापक हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि मध्य वर्ग और उससे नीचे के जो वर्ग हैं, उनके दायरे से शिक्षा बाहर चलती चली जा रही है, हेल्थ एजुकेशन सिस्टम बाहर चलता चला जा रहा है। तो जिस शिक्षा को और हेल्थ को एक इंक्लूसिव करेक्टर का होना चाहिए था, वह तो हुआ नहीं, बल्कि शिक्षा और हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जिस पर की बाजार की शक्तियों ने अपना अधिकार किया, उसने समाज के एक तबके के अंदर एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन जैसी स्थितियों को उत्पन्न कर दिया। हम इस असंतोष के ऐसे अनेक कारणों की चर्चा कर सकते हैं जो कारण हमारे सामने आने चाहिए। मुझे लगता है कि एमिल दुर्खाइम से लेकर के पॉलियो फ्रेरे तक जो शिक्षा के बारे में चर्चा हुई है, उन शिक्षा के विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा करने की जरूरत है समाज शास्त्र के अंदर, ताकि हम ये जान सकें कि शिक्षा प्रणाली के विकास की प्रक्रिया क्या होती है
और विकास की प्रक्रिया में राज सत्ता के जो चरित्र हैं, जिस तरह से लोकतंत्र का स्वरूप होता है या अथॉरिटेरियनिज्म का स्वरूप होता है या फासिज्म का स्वरूप होता है, इन सब स्वरूपों में जो राज सत्ता है वह अपने हितों के अनुरूप किस तरह से शिक्षा प्रणाली को विकसित करती है। आंदोलन की वैधता को लेकर के हम अनेक सवालों को उठा सकते हैं, क्योंकि आंदोलन की वैधता और जनमत की एकजुटता ये बहुत जरूरी है। अगर जनमत की एकजुटता है तब सामाजिक आंदोलन की वैधता है। अगर जनमत की एकजुटता नहीं है तो फिर वह सामाजिक आंदोलन किसी भी किस्म का हो, एक लंबे अरसे तक चल नहीं सकता, वह धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। यह हम लोगों ने सामाजिक आंदोलन की जो प्रकृति थी उस प्रकृति में पढ़ा है। ये इसके संदर्भ के साथ में हमें वर्तमान विद्यार्थी आंदोलन को देखने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि हम वर्तमान आंदोलन की बात करें, हमें ये भी देखना चाहिए कि अतीत में विद्यार्थियों ने सामाजिक रूपांतरण में बहुत व्यापक भूमिका का निर्वाह किया है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर विद्यार्थियों ने कॉलेजेस छोड़ दिए थे और वे असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। स्वाधीनता आंदोलन में उनकी अपनी सक्रिय भूमिका शुरू हो गई थी। हम ऐसे अनेक विद्यार्थी नेताओं की बात कर सकते हैं जो अपने विद्यालय महाविद्यालय के अंदर बहुत सक्रिय थे और बाद में स्वाधीनता संघर्ष में उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइसेस तक किए। भगत सिंह की चर्चा इसमें की जा सकती है। तो उस समय के आंदोलन को भी हमें इसमें देखना चाहिए। उसमें भी विद्यार्थियों की जो भूमिका है उसका एक विश्लेषण करने की आवश्यकता हमारे सामने आ जाती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब भारत को स्वाधीनता मिली तो उसके तत्काल बाद या उस दौर में हमारे सामने तेलंगाना ताबिगा के किसान आंदोलन थे और तेलंगाना के और ताबिगा के उस किसान आंदोलन में नक्सलवादी आंदोलन के अंदर जो युवा थे उन युवाओं की एक बहुत अहम भूमिका थी और उस भूमिका के पीछे एक स्पष्ट वैचारिकी काम कर रही थी। तो हमें उस आंदोलन का भी यहाँ अध्ययन करने की जरूरत होनी चाहिए। इसके बाद में आपने फ्रांस के विद्यार्थी आंदोलन को देखा होगा। फ्रांस का एक विद्यार्थी आंदोलन था जिसमें कि फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल वो उस वक्त एक अथॉरिटेरियन रुख अपनाए हुए थे और उनको बजाय इसके कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं थी विशेष रूप से परीक्षा के परिणामों को लेकर के उसको केंद्र में रखकर विद्यार्थी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे। लेकिन उस वक्त चार्ल्स डिगाल ने इस आंदोलन की गंभीरता को और इसकी गहराई को नहीं समझा और उस वक्त एक स्लोगन आ गया, एक नारा था कि जो कोई व्यक्ति ना तो स्टूपिड है और ना ही इंटेलिजेंट है, वह या तो स्वतंत्र है या स्वतंत्र नहीं है। इस तरह का एक नारा था। और आपको ये भी ध्यान होगा कि चार्ल्स डिगाल ने इस विद्यार्थी आंदोलन के दौरान ये भी खतरा महसूस करवाया था कि आप या तो मेरे साथ रहें और अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो साम्यवादियों का शासन फ्रांस के अंदर हो जाएगा। लेकिन अंततः इस आंदोलन ने चार्ल्स डिगॉल को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और उसके बाद में चार्ल्स डिगॉल को बाद में जाकर के इस्तीफा देना पड़ा। ये एक विद्यार्थी आंदोलन था जो कि फ्रांस के जिसने राजनीतिक स्वरूप के अंदर तब्दीली की और चार्ल्स डिगॉल जैसे शक्तिशाली नेता को अपने पद छोड़ने पड़े थे। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जिसमें कि विद्यार्थियों की बहुत सक्रिय भूमिका थी और उस सक्रिय भूमिका का परिणाम हुआ कि जिस लोकतंत्र को सस्पेंड किया गया था मिसेस गांधी की सरकार के द्वारा, उस के खिलाफ ये आंदोलन हुआ और इस आंदोलन की इतनी तीव्रता थी कि अंततः इमरजेंसी खत्म हुई और उसके बाद में
मिसेस गांधी की सत्ता चली गई थी और एक नया शासन हमारे सामने आया था जो कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के रूप में जिसको जाना जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसको कि हमें देखने की जरूरत है। तो ऐसे अनेक आंदोलन हमारे सामने हैं जिन आंदोलनों को हमें विद्यार्थियों की भूमिका के संदर्भ में तलाशने की जरूरत है। उसी कड़ी में हमको इस आंदोलन को भी देखना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन कितना सक्सेसफुल हुआ। जिस तरह से एक स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स इस आंदोलन को मिला, वह आंदोलन हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। केवल जंतर मंतर पर विद्यार्थी नहीं थे, जंतर मंतर पर युवा नहीं थे, बल्कि देश के हर प्रांत के राजधानियों में, देश के हर शहर के अंदर, यहाँ तक कि जिलों में और गांव के अंदर भी वहां के विद्यार्थी का बन रहे थे। और जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री इस्तीफे की मांग कर रहे थे, शिक्षा प्रणाली के अमूल सुधार की बात कर रहे थे, रोजगार दिया जाए और उसको किसी ना किसी रूप में एक स्वरूप प्रदान किया जाए, संगठित स्वरूप प्रदान किया जाए, सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए और उनके वेज स्ट्रक्चर्स प्रॉपर होने चाहिए। ये भी एक बात उभर करके आ रही थी, क्योंकि आजकल एडोकिज्म को शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया, संविदा को शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया और संविदा के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की निरंतरता को संचालित नहीं किया जा सकता। ये बहुत साफ बात है। विद्यार्थी और युवा शिक्षा की इन विसंगतियों को पूरी तरह से समझ गया था और उसको लग रहा था कि यह जो हमारे सामने स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ये स्थितियां कहीं ना कहीं हमारे अपने भविष्य को असुरक्षित प्रस्तुत कर रही हैं, असुरक्षा प्रदान कर रही हैं। और इसलिए आपने ध्यान दिया हो, हमने पिछले वाले कई लेक्चर्स में ये बात कही थी कि दिस इज द एज ऑफ इनसिक्योरिटी, दिस इज द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी का सबसे ज्यादा जो नकारात्मक प्रभाव है, वह नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी और युवा के ऊपर पड़ता है। एक ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो वर्तमान रिजीम है, उस वर्तमान रिजीम की अपनी कार्यप्रणाली ने एक डर की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ये एक साइलेंस उभर करके आ गया था। कोई बोलने से घबराता था, क्योंकि अगर बोलेगा तो उसको लगता था कि कहीं उसके यहाँ उत्पीड़न ना कर दिया जाए, उसको किसी प्रकार की सजा ना हो जाए। तो एक मतलब जिसको कहें कि जिस एक भय का वातावरण था और उस भय ने लोगों को बोलने का जो अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार था, उस लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति एक बड़ी अनिश्चितता उत्पन्न कर दी थी। इस विद्यार्थी आंदोलन ने उस भय को कहीं ना कहीं पिघलाया है। वह जो भय है, वह भय कहीं खत्म हुआ है और विद्यार्थियों ने जिस तरह से बहुत ओपनली आकर के अपनी मांगों के बारे में बात की है, वर्तमान राज सत्ता के जिस तरह के अपने स्वरूप रहे हैं, विभिन्न कार्य प्रणालियां रही हैं, उन कार्य प्रणालियों पर वो खुल करके बोले हैं। तो एक जिसको हम कहते हैं कि फियर हैज बीन मेल्टेड, तो भय खत्म हुआ है। और दूसरा ये है कि एक जो जिसको कहते हैं ना कलेक्टिव करेज, एक जो सामूहिक साहस है, वह सामूहिक साहस उभर करके आया है, जिसकी कि एक लंबे समय से हमको लग रहा था कि ये परेशानी उभर करके आ रही है और वह परेशानी काफी कुछ महत्वपूर्ण तरीके से लोग बाग महसूस कर रहे थे। अंततः इस विद्यार्थी आंदोलन को सफलता मिली और शिक्षा मंत्री का कल इस्तीफा हुआ, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। और उनकी जो मांगे थी कि जिन विद्यार्थियों ने, जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, वह वे आत्महत्या जिनको हुई है, जिनकी, उनको कंपनसेशन दिया जाए और विद्यार्थियों के साथ जो दमनकारी व्यवहार
जिस तरह की ब्रूटैलिटी पुलिस फोर्स के द्वारा की गई है या अन्य जो संगठन है उनके द्वारा की गई है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सजा दी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी आंदोलन की ये जो 3 मांगों को पूरा किया गया है और जिस तरह से फियर मेल्ट हुआ है और कलेक्टिव करेज उभर करके आया है, राज सत्ता को भी लगेगा कि उसे किसी ना किसी रूप में अब अपनी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी, जनता के विभिन्न मुद्दों के साथ में खुल करके बात करनी पड़ेगी, फ्रीडम के माहौल को विकसित करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यह विद्यार्थी आंदोलन एक प्रकार से एक एनकरेजिंग कंपोनेंट के रूप में देखे जाने की जरूरत है, जो कि लोकतंत्र के विभिन्न मुद्दों को हमारे सामने पुनः स्थापित करने की कोशिश करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि विद्यार्थी आंदोलन जो पूर्व में भी सफल रहे हैं, उसी सफलता के क्रम में इस विद्यार्थी आंदोलन को भी देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।